हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर इफ्तिखार खान के इस लेटेस्ट वीडियो अम्ल क्षारक एवं लवण में। आज के इस वीडियो में हम पीएच मान जैसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो लेक्चर वीडियो थी, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को और अम्ल क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं को या अम्ल क्षार की किसी भी यौगिक या किसी भी मेटल से उसका रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिए थे 2-3। तो उन सभी का लिंक जो है, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उनको जा कर के ज़रूर देखें ताकि आपको इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो है, ये क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार का जल में क्या होता है। यानी जब अम्ल और क्षार को जल में डालते हैं तो क्या होता है। हमें पता है कि जब अम्ल को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कब देते हैं, जब अम्ल को हम क्या करें, पानी में डालें। तो पानी डालने से उसके आयन विभक्त हो जाते हैं और एक तरह का एक आयन देता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन यानी H+। ठीक है, और किसी भी अम्ल में हमें पता है, किसी भी अम्ल में, ठीक है, किसी भी अम्ल में दो तरह के आयन होते हैं और एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जैसे HCl को देख सकते हो कि HCl में दो तरह के आयन होते हैं, एक H+ और एक Cl-। इनको क्या करते हैं, जब जल में डालते हैं तो इनके जो आयन हैं, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन में ये क्या हो गया कि जब जल में इसको डाला गया HCl को, तो इसके आयन, दोनों आयन, धन वाले आयन और ऋण वाले आयन दोनों अलग हो गए, यानी H+ अलग हो गया और क्लोरीन माइनस अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो H+ होता है, H+ तो होता है पानी में, क्योंकि अम्ल को पानी में डाला गया ना। तो अम्ल को जब पानी में डाला उसमें H+ बना, H+ आयन अलग हो गए, तो वही H+ क्या करते हैं कि वो आज़ाद नहीं रह सकते। इसके लिए क्या करते हैं कि वो पानी से रिएक्शन करते हैं, यानी H2O से रिएक्शन करके एक नए तरह का आयन H3O+ बनाते हैं। देखिए, H+ एक हाइड्रोजन हो गया और H2O का H2 दो अणु हो गया। ठीक है, दो परमाणु हो गया हाइड्रोजन का। तो ये दो परमाणु और एक H+ का परमाणु मिल करके कुल H3 यानी H3 और ये O+ बनाते हैं, यानी एक तरह का आयन बनाते हैं H3O+। ठीक है, अब आपने कहीं देखा होगा किसी भी अम्ल या किसी भी कंपाउंड के आगे एक सिंबल देखते होगे AQ का। ठीक है, तो ये AQ क्या होता है, AQ होता है एक्वस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। यानी किसी भी यौगिक का जलीय विलयन जो होता है वो एक्वस होता है। जैसे HCl ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, इसको जब जल में डालते हैं यानी लिक्विड में, तो लिक्विड में डालने से क्या बनता है, HCl एक्वस बनता है, यानी जलीय विलयन होता है किसका, HCl का। कुछ इस तरह से जब हम क्षारक को या क्षार को जल में डालते हैं तो क्या होता है, एक तरह का आयन देते हैं, OH- का आयन देते हैं। ठीक है, तो OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं किसको, जब जल में डालते हैं क्षारक को। ठीक है, किसी भी क्षारक को जब जल में डालते हैं तो जल में डालने से ये भी दो तरह के आयन देते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। यानी जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षारक है। ठीक है, इसको जल में डालते हैं तो इसके दो आयन विभक्त हो जाते हैं, एक सोडियम प्लस और एक OH-। ठीक है, Na+ और एक OH-। कब होता है ये, जब इसको जल में डालते हैं तो इसके आयन क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो एक्वस होता है वो कैसे बनाएंगे, देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। जब इसको जल में डालते हैं यानी लिक्विड में डालते हैं तो इसका जलीय विलयन हो जाता है, इसलिए NaOH के आगे आपने देखा होगा AQ लिखा रहता है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। हमें पता है कि किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अम्ल की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, H+ आयन की सांद्रता पर। यानी जितना ज़्यादा H+ मिलेगा उतना ही हमारा अम्ल क्या होगा, एसिड क्या होगा,
तेज होगा, ठीक है, शक्तिशाली होगा, ठीक है। और जितना कम एच आयन मिलेगा हमारा अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से क्षारक जो होते हैं, क्षारक क्या होते हैं कि क्षारक कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन देगा कोई भी क्षारक, तो क्या होगा, वो बहुत ही क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा, ठीक है। और जितना कम OH आयन मिलता है, OH माइनस मिलता है, क्या होता है, हमारा दुर्बल क्षारक होता है वो, ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सूचक क्या काम करते हैं कि अम्लीय या क्षारीयता की प्रकृति को बताने का काम करते हैं। यानी इनका उपयोग हम कब करते हैं, किसी भी यौगिक या कंपाउंड को, किसी भी पदार्थ को चेक करने के लिए कि हमारा पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसके लिए, ठीक है, सूचक को प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं अगर हमें ये दिया हो कि हमारा जो अम्ल होगा वो कितना ज़्यादा प्रबल है या कितना दुर्बल है, किस तरह का अम्ल है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक विशेष तरह का सूचक प्रयोग में लाएंगे जिसका नाम होता है सार्वत्रिक सूचक। देखो, सार्वत्रिक सूचक को बनाने की विधि जो है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाया जाता है और मिला करके एक मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सूचक को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, ठीक है। देखिए, सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं उनमें 14 अंकों तक की रीडिंग होती है, ठीक है। जैसे अम्ल में जो H+ होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसको ये बताने का काम करते हैं कि किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक है तो वो कुछ लाल रंग शो करेंगे, ठीक है, रेड कलर का, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बहुत ही कम है, ठीक है, तो बहुत ही कम जब होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो वो कुछ हरा या नीला या बैंगनी कलर शो करेंगे। और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मध्यम में है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है, तो ये कुछ पीला या हरा शो करेंगे। तो ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने का काम करते हैं। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जो अम्ल या क्षारक हैं उनमें हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता कितनी है, यानी वो किस तरह के अम्ल होंगे, उनकी प्रबलता कितनी है, ठीक है। तो इसको अगले पेज पे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सार्वत्रिक सूचक को इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच कलर का ये चार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी मेटर लिए गए हैं सभी मेटर हर अलग अलग रंग शो कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेटर्स इसमें लिए गए हैं वो एक अलग अलग तरह के रंग शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट पे आप देख सकते हो 0 पे बैटरी का एसिड जो होता है, बैटरी का एसिड, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो बहुत अधिक होती है, तो इस कारण क्या होता है कि वो रेड कलर शो करता है। उसके बाद में आप देख सकते हो स्टोमेच एसिड जो है, पेट में जो रस पाई जाती है जिसका काम होता है भोजन को पचाना, उसका रंग आप देख सकते हैं कैसा है, पूरा रेड नहीं है, थोड़ा पिंक टाइप का है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे विनेगर को देख सकते हैं, विनेगर भी एक अलग तरह का रंग शो कर रहा है। उसके बाद में ऑरेंज जूस है, टोमेटो है, ब्लैक कॉफ़ी है, यूरिन है, ठीक है। तो ये सब मेटर जो हैं वो अलग अलग रंग शो कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि ये जो मेटर हैं वो किस तरह के मेटर हैं, किस तरह के अम्ल हैं, ठीक है, प्रबल हैं या दुर्बल हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ वाटर लिया गया, वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, ठीक है। तो ये इस तरह ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका पीएच मान भी 7 होता है। अभी अगले वाली पेज में हम पीएच मान को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है पीएच मान का। यहाँ सी वाटर को आप देख सकते हैं कि समुद्री का पानी जो है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम है। उसके बाद में आप जाएंगे बेकिंग सोडा, अमोनियम सॉल्यूशन, ब्लीच हो गया, सोपी वाटर हो गया,
सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही कम है। अब आप लोग कहोगे कि सर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे हो गई, ये तो क्षारक हैं, इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये आप ये डाउट क्लियर कर लो कि जो भी क्षारक होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है और बहुत कम होती है। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रॉक्साइड को देख सकते हो, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है OH ऋणायन वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही कम होगी तो वो पर्पल कलर शो करेंगे। ठीक है, बैगनी कलर शो करेंगे। तो इस तरह से जैसे हम बढ़ते हैं सी वाटर, बेकिंग सोडा, अमोनिया, ऐसे ऐसे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ही कम होती जाती है और एक अलग तरह का रंग शो होता है, पर्पल कलर का या ब्लू कलर का। ठीक है, और इस साइड में क्या हो गया, सी वाटर से लेकर के सोडियम हाइड्रॉक्साइड तक के जो भी मेटल्स लिए गए हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं, एल्काली के अंदर आते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। डेनिस रसायनज्ञ थे। ठीक है, डेनिस रसायनज्ञ थे जिनका नाम था सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने के लिए एक पद्धति बनाई। ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या किया इन्होंने, एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, सोरेनसन नाम था उनका। उन्होंने क्या किया कि जो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक पद्धति बनाई। ठीक है, और उसी पद्धति को पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है, देखो पी से हो गया पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन शब्द है जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शक्ति, और शक्ति को बोलते हैं पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच से हो गया हाइड्रोजन, पी से हो गया पावर। तो पावर किसका, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति को दिखाने के लिए इन्होंने एक पद्धति बनाई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है, उसमें पैमाने होते हैं, प्रास होता है जिसको बोलते हैं, प्रास होता है, उसमें एक पैमाना होता है 1 से 14 तक के। ठीक है, तो पीएच एक शुद्ध संख्या होती है, यानी एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे हमें सिंपली क्या करना होगा कि हमें किसी भी अम्ल या क्षारक के पीएच मान को जस्ट ऐसे लिखना होगा 7 या 8 या पीएच मान 3, 4, 5 जो भी हो। ठीक है, उसके आगे कोई मात्रक नहीं लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक की रीडिंग होती है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर अलग अलग रंग को प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो तो सिर्फ अम्ल में होते हैं, तो ये किस प्रकार क्षारक को इन रंगों में प्रदर्शित करेंगे। तो आप ये आज जान लें ये बात कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्ल में भी होते हैं और हाइड्रोजन आयन क्षारक में भी होते हैं, और क्षारक में जो हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं वो अम्ल में भी होते हैं और क्षारक में भी होते हैं। जैसे आप ये पट्टी देख रहे होंगे इसमें स्केल को, इसको देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन आयन है वो नीले पार्ट से दिखाया गया है, नीला वाला हिस्सा है, और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो हाइड्रॉक्सिल आयन है। बीच में आप देख सकते हैं कि जो नीला वाला पार्ट है और सफ़ेद वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस स्थान पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता दोनों इक्वल है। तो इस तरह से ये एक क्या है, लवण है। और जैसे ही आप इस साइड में आएंगे, उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है, और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता घट रही है। अब ये भी आप कहेंगे कि जो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता है इसमें, तो ये किस तरह से अम्ल होगा। तो ये अम्ल इसलिए होगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बहुत कम होगी। तो इस तरह से ये अम्ल होंगे। और आप नीले वाले हिस्से को देख सकते हैं कि क्षारक में किस तरह ये है। क्षारक में ये नीले वाले हिस्से से आप समझ सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, लेकिन ये क्षारक होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो कम होती है। माइंड में आप इसको बिठा लो कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्ल में भी होते हैं और हाइड्रोजन आयन क्षारक में भी होते हैं, और क्षारक जो होते हैं, क्षारक में जो आयन होते हैं वो
अम्ल में भी होते हैं और क्षारक में तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल जब 7 होगा तो पीएच स्केल 7 पर हमारा जो विलयन होगा या पदार्थ होगा वो उदासीन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। जैसे आप जल का एग्जाम्पल ले सकते हो, जल का पीएच मान क्या होता है 7, और वो इस एक तरह से उदासीन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों ही बराबर होती है। अब पीएच स्केल से क्या होगा कि पीएच स्केल जब 7 से कम होगा, तो 7 से कम जब पीएच स्केल किसी भी पदार्थ का, किसी भी विलयन का, सॉल्यूशन का 7 से कम पीएच मान होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 से अधिक पीएच मान है, 7 से जैसे 8 है, 9 है, 10 है से लेकर के 14 तक के है, ठीक है, तो वो किस माध्यम में होंगे, क्षारीय माध्यम में होंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके इसको पढ़ते हैं। जैसे पहला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी हमारा शरीर जो है वो एक पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, जो कि होता है 7 से 7.8 तक। ठीक है, तो एक जीवित प्राणी के लिए केवल एक संकीर्ण पीएच प्रास की आवश्यकता होती है जिसमें कि वो जी सके। अगला पॉइंट है, जब नदी के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता में कठिनाई होती है। ठीक है, तो जल का पानी यानी नदी के जल का पानी जो होता है वो पीएच मान 5 से 5.6 से कम क्यों हो जाता है, जब अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा होने से जो नदी का जल होता है वो अम्लीय हो जाता है और इससे उसमें उपस्थित रह रहे जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, यानी अम्लीय माध्यम आ जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम से, समय समय से कुल्ला करना होगा। ठीक है, या हम ब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट ले लें और उससे ब्रश कर लें तो अम्लीय माध्यम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अगला पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, यानी जब मधुमक्खी हमको क्या करती है, डंक मारती है हमारे शरीर पे, तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी का पीएच मान ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक का चुनाव हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का पीएच मान अगर हमें ज्ञात होगा कि उसका पीएच मान क्या है तो उसी हिसाब से हम उसके लिए एक उर्वरक का चुनाव कर सकेंगे जिससे कि अच्छी उपज हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ के सभी विषय समझ में आए होंगे। अगर सभी विषय समझ में आए हों तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको पाठ का कोई विषय समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।